देहरादून से खबर है, जहां उधम सिंह नगर में के नानकमता में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने वीबीजी रामजी योजना जन जागरण जिला सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने कहा कि मनरेगा के मुकाबले यह योजना हर तरीके से बेहतर है और इसे 20 साल के अनुभव से मिली सीख के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए इस योजना की आलोचना कर रही है क्योंकि राम के नाम से उनका विरोध बहुत पुराना है। साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 100 के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने की स्थिति में भत्ता देने और साप्ताहिक डिजिटल भुगतान जैसे प्रावधान इस योजना को श्रमिकों के लिए बेहतर बनाते हैं। वीबीजी रामजी योजना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण को समर्पित करी है। मैं मानती हूँ कि योजना अपने आप में बहुत कारगर है। 2047 को यदि हम विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक विकसित पंचायत जब होगी तभी जाके जो है विकसित भारत की जो हमारा संकल्प है, हमारी कल्पना है वो पूर्ण होगी। तो उस दिशा में ये बहुत मजबूत कदम है जिसका कि हम सब लोगों ने बहुत स्वागत किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कांग्रेस कई मायनों में जो है इस योजना की आलोचना कर रही है और जहां तक मैं समझती हूँ कि उनकी आलोचनाओं को यदि सुना जाए तो उनके आलोचनाओं में कोई बिंदु, कोई क्लॉज पे उनकी कोई आलोचना नहीं है। उनकी सारी आलोचना जो है वीबीजी रामजी के नाम पर उनकी आलोचना है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो कांग्रेस का कैसा रुख था। पूरे देश ने देखा है कि जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ, पूजा अर्चना हुई तो उसमें किस प्रकार से उनके शीर्ष नेतृत्व ने बहिष्कार किया। तो देहरादून से खबर है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी दीपक को भारत का हीरो बताते हुए उसके साथ खड़े होने की बात कही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटद्वार के पूर्व विधायक हरक सिंह रावत ने तीखे शब्दों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फर्जी करार दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि ये लोग बीजेपी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि दलाली करने वाले फर्जी तत्व है जो कोटद्वार का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां राहुल गांधी ने दीपक को भारत का हीरो बताया और उसके साथ खड़े रहने की बात कही और अब इस मामले पर कोटद्वार में सियासत जो है वो गर्मा गई है। हरक सिंह रावत ने बजरंग दल पर हमला बोला है, फर्जी तत्व बताकर गंभीर आरोप यहां बजरंग दल पर लगाए गए हैं। कोटद्वार में मैं आज बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। मैं आपको वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं कि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है। वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? इसको हमारे उत्तराखंड में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए, बरेली में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, लेकिन उत्तराखंड में कभी नहीं हुए थे। ये जानबूझ कर अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए क्यों उत्तराखंड के माहौल को। और अब देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जिला अधिकारी सविन बंसल पर गंभीर आरोप लगे हैं। तानाशाही और महिला अधिकारी को परेशान करने के आरोप यहां पर लगे हैं। महिला अधिकारी ने सीएम को लिखित शिकायत दी है। क्या डीएम सविन बंसल की अब जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल। तो इस वक्त की देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो तानाशाही के आरोप यहां पर लगे हैं। महिला ने लिखित में मुख्यमंत्री को सविन बंसल के खिलाफ शिकायत दी है। मसूरी माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज पटरी व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तय कार्यक्रम के तहत आज शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पटरी व्यापारी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। पटरी लगाकर जीवन यापन करने वाले व्यापारियों को नगर पालिका द्वारा हटाए जाने के बाद
वे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हालांकि नगरपालिका की ओर से कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र लोगों को इससे वंचित रखा गया है, जिससे व्यापारियों में भारी रोष देखा जा रहा है, भारी नाराजगी है और इसी को लेकर आक्रोश रैली भी निकाली गई। नगर पालिका के खिलाफ रैली निकाली गई है। शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक ये रैली निकाली गई है। पटरी व्यापारी और सामाजिक संगठन रैली में शामिल रहे। सैकड़ों लोग इस रैली में शामिल हुए। माल रोड से हटाए जाने के बाद पटरी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जहाँ आप लोग बिठा रहे हैं वहाँ पे न तो टूरिस्ट जाता है, न वहाँ पर कोई व्यवसाय होता है। वहाँ पर जाना है और आपको जो है वो ठिया लगाना। देखो भाई, हमको ठिया तो लगाना नहीं, हमने तो अपने बच्चों को पालना है। हमने खाली ठिया हमको तो चाहिए नहीं, तो हमने तो साफ मना कर दिया। हमने तो ये बोला था, अपनी राय भी उनको दी थी कि आप ऐसा करो, वेंडर जोन के लिए वैसे मसूरी के अंदर हम भी जानते हैं कि कोई उपयुक्त जगह नहीं है, लेकिन एक राय हमने उनको दी थी कि आप एक काम करिए कि माल रोड से वेंडर जोन जो होता है वो माल रोड से लगा हुआ ही होना चाहिए और होता है। तो हमने कहा था कि आप ऐसा करो कि जो हमारा जो अम्बेडकर चौक है वहाँ पे एक बोर्ड लगाओ, बड़ा सा गेट बना करके, उसमें ऊपर लिखो आप कि पालिका बाजार, और पालिका बाजार लिख करके उसका उद्घाटन भी आप स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा करें। और ये लगाओ कि अम्बेडकर चौक से लेकर के और जाके बहुगुणा पार्क तक सबको जो है एक लाइन से सबको बिठा दो। सरकार के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं है। आज जिस तरह मैं सोचता हूँ, चाहे मंसूरी की समस्या देख लो, हमने जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी जी के समय में, तब हमने पहली बार एक संगठित ठेली पटरी वालों के लोगों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए छोटे व्यापारियों के लिए केवल इनका परिवार नहीं पलता, इनके बच्चे नहीं पलते, इससे आम लोगों को सुविधा भी मिलती है। हमारे मोहल्ले में देखिए, हर व्यक्ति बाजार नहीं जा सकता, अपने मोहल्ले में नज़दीक सब्जी की दुकान होती है, कुछ ठेली है, कुछ छोटा मोटा सामान मिलता है। माने घुंसुला जी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अब आप इतने सालों से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जब तक या तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप कर लें, तब उखाड़ना ठीक है, तब उनको हटाना ठीक है, लेकिन जानबूझ कहीं जाम नहीं लग रहा है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये निर्णय भारत सरकार का है और उत्तराखंड की सरकार ने उस पर पहल की, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय सरकार ने कहीं पर भी वेंडर जोन की शुरुआत नहीं की। ये बद्दुआ रैली है, क्योंकि जो हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे हैं या प्यासे हैं, जो भी है, आज रोजगार हमारे पास नहीं है और उसके ऊपर कोई निर्णय ढंग से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि निर्णय लिया जा रहा है उनसे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, उनका निर्णय लिया जा रहा है। गरीबों का निर्णय नहीं लिया गया है इसमें। इसी आक्रोश में आज हमने बद्दुआ रैली निकाली है, क्योंकि जैसे हमारे दिलों से हमारी बहनों के, हमारे जो पटरी व्यवसाय हैं जिनको बैठाया गया है और जिनके दिल से बद्दुआ निकल रही है, आज वो बद्दुआ हम सरेआम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी जगह पे उनको धकेला जा रहा है, गर्त में धकेला जा रहा है जहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। इस रोजगार के लिए, अपने पापी पेट के लिए हम आज ये बद्दुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की संयोजक कमला पंत ने अंकिता प्रकरण को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब यह बहस का विषय नहीं रहा है कि वीआईपी कौन है, बल्कि असली सवाल यह है कि सामने आए नामों की जांच क्यों नहीं हो रही। कमला पंत के अनुसार अब तक दो चेहरे स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार पारदर्शिता और संस्कृति की बात करती है, तो फिर जांच से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। कमला पंत ने स्पष्ट किया कि चाहे जांच में मुख्यमंत्री का नाम आए या किसी सामान्य व्यक्ति का, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए।
ये मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहती हूँ और यहाँ पे ये आह्वान किया गया है कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इस जो अंकिता न्याय यात्रा है इसमें शामिल हो और महापंचायत को सफल बनाए। हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वास्तव में जो हमारी बच्ची थी वो अब अपने माँ बाप के साथ साथ ये पूरा उत्तराखंड की बच्ची है, जो पूरी एक संस्कृति हमारे सामने रिजॉर्ट के नाम पे जो कल्चर लाया जा रहा है, पर्यटन के नाम पे जो कल्चर लाया जा रहा है, जो उत्तराखंड को थाईलैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप देहरादून से खबर है जहां हर साल लाखों सैलानी उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिसमें कुछ तीर्थ यात्री होते हैं और कुछ ऐसे पर्यटक जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। उत्तराखंड वन विभाग का इको टूरिज्म डिपार्टमेंट इन सैलानियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए कुछ और छिपे हुए पर्यटन स्थलों को उजागर करने का काम कर रही है। इसके लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे पर्यटकों के सामने पेश किया जाएगा। तो देहरादून से खबर है जहां पर नए पर्यटन स्थल जो है वो सामने आने वाले हैं। छुपे हुए पर्यटन को पर्यटन विभाग सामने लाने वाला है, तो जल्द ही इन स्थलों को आम जनता के लिए खोला जाएगा। तो देहरादून में इको टूरिज्म का नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो वन विभाग छुपे हुए पर्यटन स्थल अब सामने ला रहा है। और काफ़ी एरिया ऐसे बहुत ही सुंदर एरिया है। उस एरिया में अगर टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ता है, क्योंकि बाकी जो हमारा पॉपुलर डेस्टिनेशन है इसमें ऑलरेडी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से उसका दूसरा कुप्रभाव भी देखने को सामने आया है। ट्रैफिक जाम से लेके कूड़ा प्रबंधन से लेके काफ़ी सारा इश्यूज है उसमें। तो इसीलिए हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको कैसे पॉपुलराइज किया जाए और वहाँ पे कैसे। देहरादून जिले में निराश्रित और बेसहारा गोवंश के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित गो सदनों के निर्माण, संचालन और राजकीय मान्यता की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। ग्राम छबरा में 46.65 लाख रुपए की धनराशि गो सदन निर्माण हेतु अवमुख की जा चुकी है। तो वहीं विकासखंड कालसी के खेरुआ में 49.98 लाख रुपए की जल्दी राशि की जाएगी वितरित। मोजा आर्केडिया ग्रांट प्रेमनगर में नवनिर्मित गौसदन परिसर की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु स्वीकृत 30.11 लाख रुपए में से 14.62 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। डोईवाला स्थित श्री हंस कालू सिद्ध बाबाजी गौशाला ट्रस्ट और भंडारी बाग करणपुर में गुरु राम साई एजुकेशन मिशन द्वारा संचालित गौ सदनों को राजकीय मान्यता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आश्रित गौवंश के लिए हमारे पास 4 पशु वाहन हैं जो 24/7 काम करते हैं। रात्रि को भी पशुओं की अगर कोई एक्सीडेंटल समस्या आती है गाय या बैल की, उसको उठाने के लिए तुरंत वो गौसदन में ले जाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कल बैठक हुई है उसमें निराश्रित पशुओं के लिए और तेज़ी से काम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें पशुपालन विभाग के द्वारा भी गौ सदनों का चिन्हीकरण और उच्चीकरण किया जा रहा है। एक संभवतः डोईवाला की तरफ है, एक प्रेमनगर की तरफ है और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास खंडों में भी उनका कार्य निराश्रित गौवंश के लिए स्वीकृति माननीय श्रीमान जिला महोदय। सितारगंज कोतवाली प्रशासन की ओर से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं को फल और केक वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कोतवाल सुंदरम शर्मा ने छात्राओं से सीधे संवाद करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है तो वे बिना झिझक अपनी मैडम को इसकी जानकारी दें। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए सितारगंज कोतवाली प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा है। मोनिका पांडे ने आगे बताया कि इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, जिससे छात्राओं को अच्छी और सीख देने वाली बातें सुनने को मिलती है। कार्यक्रम के अंत में तो देखिए सितारगंज से खबर है
चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है। जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है उस वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े, इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए। और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो,